हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास विवेकानंद जी के कथनों से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इस तरह अपने संघर्ष को सही दिशा में लगाएं और अपनी सफलता पाएं। चलिए आज की क्लास हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो आपको 5 वंशों ने बताया गया कि वे 5 वंश शासन करते हैं। वे 5 वंश कौन-कौन से होते हैं? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में आए तो वे क्वेश्चन गलत ना होने की संभावना रहे। ऐसा आपने अगर दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आए तो इतना अपने ऊपर कमांड बना लेना है कि इससे कोई संबंधित क्वेश्चन गलत ना हो। देखें वे 5 वंश कौन-कौन से थे? वे 5 वंश थे, सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और जो लास्ट वाला वंश था या कह सकते हैं जो आखिरी वंश था या 5वां वंश था वह था लोधी वंश। लोधी वंश से जान लेते हैं कि अगर पूछ लिएगा आपके क्वेश्चन में दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन था? वह था इब्राहिम लोधी। इस प्रकार देखते हैं जब इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो सकती है। इब्राहिम लोधी की मृत्यु जब हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के बीच बाबर और जब इब्राहिम लोधी के बीच होता है, तो उस युद्ध में देखा जाए तो इब्राहिम लोधी की मृत्यु होती है। उसके बाद मुगल काल वहीं से उसके बाद प्रारंभ हो जाता है। हम लोग अब दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश पढ़ रहे थे, गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। गुलाम वंश को हम लोग कितने भागों में विभाजित किए थे? गुलाम वंश को देखा जाए तो हम लोग 3 भागों में विभाजित किए थे। पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और लास्ट वाला जो था या आप कह सकते हैं अंतिम जो उपवंश था बलबनी वंश था। हम लोग देखते हैं कि इन सब के बारे में जान लेते हैं। देखा आपको कुतुबी वंश के बारे में बताया गया था। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1206 से लेकर 1210 के बीच इनका कार्यकाल होता है और इनके संस्थापक की बात की जाए तो इनके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो शमसी वंश था इसके बारे में बता देते हैं। शमसी वंश का कार्यकाल की बात की जाए तो 1211 से लेकर 1265 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है। और इनके संस्थापक की बात की जाए तो इनके संस्थापक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण से होंगे। इसके बाद हम लोग जो अपना अगला वंश जो पढ़ रहे थे बलबनी वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बलबनी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे? गियासुद्दीन बलबन थे। और इस बलबनी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो इस कार्यकाल कब था? 1265 से लेकर 1290 ईस्वी के बीच बलबनी वंश का कार्यकाल था। अब देखते हैं अगर बलबनी वंश के कार्यकाल के बाद उसमें देखते हैं कितने शासकों ने शासन किया था। देखा जाए तो जो बलबनी वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन बलबन, उनके कार्यकाल की बात की जाए तो उनका कार्यकाल था 1265 से लेकर 1287 के बीच था। कितना? 1287, 65 से 1287 के बीच था। देखते हैं एक बार हम लोग अपनी कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जब बलबन शासन पर बैठ या आप कह सकते हैं कि जब बलबन सिंहासन पर आसीन होता है या अगला वो शासक जब बनता है तो उसके बारे में कहावत है कि शासक में परिवर्तन होता है, शासन करने वालों में नहीं। देखा जाए तो जब क्या कहा गया? शासक में परिवर्तन होता है, शासक में परिवर्तन होता है, शासक में परिवर्तन, शासन में नहीं। ये आपको कल का पहला पॉइंट बताया गया है। क्या बताया गया था? देखा जाए तो जब बलबन शासन पे या कह सकते हैं जब बलबन गद्दी पे आसीन होता है तो उसके बारे में कहा होता है कि शासक में परिवर्तन होता है, ये शासन करने वाले में नहीं। देखा जाए तो जब बलबन उसके पहले नासिरुद्दीन थे उनके कार्यकाल में ही वह संपूर्ण शक्तियाँ देखा जाए तो जो प्रशासनिक संपूर्ण शक्तियाँ थी वह बलबन के हाथों में थी। इसी वजह से कहा जाता था कि शासक में परिवर्तन हुआ, नासिरुद्दीन के स्थान पर बलबन हो जाता है। बाकी जो शासन प्रणाली चल रही थी हूबहू वैसे बलबन के भी शासनकाल में चल रही थी। इस वजह से पहला पॉइंट आपको बताया गया था। और देखा जाए तो जब नासिरुद्दीन शासक थे उन्हीं के कार्यकाल में 20 लगभग जो नासिरुद्दीन का शासनकाल था 20 वर्ष उसी समय में संपूर्ण शक्ति किसके पास थी? बलबन के पास थी। इसी वजह से ये पहला पॉइंट बताया गया था आपको। क्या बताया गया था? शासक में परिवर्तन होता है लेकिन शासन करने वाले में नहीं। और दूसरा पॉइंट आपको बताया गया था कि बलबन अपने आप को नियामत खुदाई कहता था। क्या कहता था? यहाँ देखिए, नियामत खुदाई। कौन सा पदवी धारण किया था? नियामत खुदाई। अब नियामत खुदाई का मतलब क्या कहता था? क्योंकि देखा जाए तो बलबन अपने आप को भगवान या पैगंबर या कह सकते हैं कि वो अपने आप को भगवान मानता था या मसीहा मानता था। इस वजह से उसने नियामत खुदाई उपाधि धारण की थी। इसका तात्पर्य होता है कि जैसे जो भी बलबन कार्य करता था उस कार्य के लिए उन्हें भगवान या आप कह सकते हैं कि उन्हें अल्लाह द्वारा सुझाव दिया जाता था कि ये आप प्रशासनिक कार्य में ये अपना करिए। उसके बाद अगला पॉइंट आपको बताया गया था
अगला पॉइंट बताया जैसे अगला पॉइंट आपको बताया गया कि सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। क्या होना? सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। आपको बताया गया था कि सुल्तान जैसे कोई भी कृत्य कार्य जैसे कोई भी कृत्य कर रहा है उसमें कोई भी बाधा ना आए, कि वह जो भी अपना कार्य करे जैसे प्रजा के हित में जो भी कार्य करे उसमें रुकावट ना आए, चाहे वह जिस धर्म से संबंधित रहा हो। इस वजह से वह कहता है कि अगर आप साम्राज्य विस्तार में आप अपने साम्राज्य को एक सुशासन साम्राज्य में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि वो उसमें आपको कोई रोक टोक करने वाला ना हो। वो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको उस दिन क्या बताया गया था? देखा जाए तो बलबन जो था अपने राजस्व की आय व्यय का जो भी ब्यौरा होता था किससे संबंधित रहता था? जो ईरान के शासक थे, सासनी वंश। कौन थे? ईरान के शासक, ईरान के शासक, ईरान के सासनी वंश से, सासनी वंश से राजस्व का, राजस्व का स्वरूप, राजस्व का स्वरूप देखा जाए तो जैसे ईरान में जो वहाँ के शासनी वंश था उन्होंने अपने राजस्व प्रणाली में अपनाई थी, जैसे कहाँ व्यय करना है, कहाँ आय करना है, किससे कहाँ कितना कर लगाना है, ये सब प्रणाली है। बलबन कहाँ से, बलबन अपने साम्राज्य में लागू करता है, ये सब कहाँ से लेता है? और ईरान के साथ शासनी वंश था वहाँ से ग्रहण करता है राजस्व के अपने स्वरूप को। अगला पॉइंट देते हैं। अगला पॉइंट क्या था आपके बारे में? अगला पॉइंट आपको बताया गया था कि जो बलबन था अपने आप को किसका वंशज मानता था? जब फिरदौसी की रचना क्या थी आपको बताया गया था? फिरदौसी की रचना क्या थी? ये देखिए फिरदौसी थी की रचना क्या थी आपको बताया गया था? फिरदौसी की रचना क्या थी? शाहनामा। क्या थी? शाहनामा। यहाँ लिखते हैं कृत। फिरदौसी की रचना क्या थी? शाहनामा। फिरदौसी की रचना जो शाहनामा थी उसमें ये जो शाहनामा में एक जो नायक थे, कह सकते हैं नायक जो था इसका, इस जो नायक जो था अफरसियाब, अफरसियाब। कौन था? अफरसियाब। इस शाहनामा में देखा जाए तो अफरसियाब जो था वही उसी का वंशज बलबन अपने आप को मांगता था। किसका बलबन? बलबन किसको अपना वंशज मानता था? अफरसियाब। वैसे भी देखा जाए तो बलबन की जो शुरुआती दौर की कहानी थी वो किसी को भी पता नहीं थी। इसी वजह से देखा जाए तो जो फिरदौसी की रचना है शाहनामा उसमें उन्होंने उसमें जो उसका नायक होता है अफरसियाब, वो उसी वजह से बलबन उसका वंशज अपने आप को घोषित करता है। किसका? अफरसियाब का वंशज घोषित करता है। आपको ये बताया गया था। फिर अगला पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया था। अगला पॉइंट बताया गया कि अगला पॉइंट आपको बताया गया था कि वह साम्राज्य में विशेष वस्त्र पहन के आने की अनुमति दी थी। जैसे जब दरबार चल रहा होगा तो उसमें चाहे राजा हो चाहे जो भी दरबारी हो वे विशेष वस्त्र पहन के आते थे अपने दरबार में। उसके बाद अगला पॉइंट आपको बताया गया था कि वह मदिरा सेवन का बंद कर दिया गया। मदिरापान का सेवन अपने साम्राज्य में बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था ये आपको कारण बता दिया गया था। फिर आज के अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। बलबन था वो अपना जो आदर्श किसको मानता था? बलबन देखा जाए तो अपना आदर्श ईरानी जो बादशाह थे उनको मानता था ही। क्या था? ईरानी बादशाहों को अपना आदर्श मानता था और उन्हीं के द्वारा जो भी कृत्य होते थे उन्हीं कृत्यों को अपने साम्राज्य में लागू करता था। तथा साथ ही साथ जैसे जो गैर इस्लामी त्योहार था नवरोज, उसका भी आयोजन अपने साम्राज्य में धूमधाम से करता था। कौन सा त्योहार था? नवरोज त्योहार। नवरोज, इसका आयोजन अपने साम्राज्य में धूमधाम से करता था। किसका? नवरोज त्योहार का आयोजन। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं आपको क्या बताया गया था। अगला पॉइंट बताया गया था कि उन्होंने दो परंपराएं चालू की थी या दो प्रथाएं चालू की थी, सिजदा और पैबोस। सिजदा का मतलब होता है कि आप लेटकर अभिवादन करना, और जो पैबोस का मतलब था, पैबोस का मतलब था कि सम्राट के करीब जा, सम्राट के पास जाकर और उनके पैरों को चूमना होता था, ये था पैबोस। चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास हम क्या देखेंगे। देखा जाए तो जो बलबन था अपने आप को किसका देखा जाए तो जो बलबन था अपने आदर्श किसको मानता था? वह ईरानी बादशाहों को मानता था। बलबन अपने आदर्श किसको मानता था? ईरानी बादशाह जो थे, ईरानी बादशाहों को अपना आदर्श मानता था। इस वजह से देखा जाए तो जब वह सिंहासन पे आसीन होता है, जब सिंहासन पे आसीन होता है उसके बाद जितने भी उसके संतान उत्पन्न होते हैं या सुल्तान बनते हुए किसके नाम पे उनका नाम रखता है, नामकरण करता है। जैसे जो ईरानी बादशाह थे उन्हीं के नामों को वह अडॉप्ट करता था या ग्रहण करता था, उन्हीं के नाम पे वह उन अपने सुल्तानों का नाम रखता था। ईरानी बादशाहों के ईरानी बादशाहों के नाम अपने पुत्रों पर रखता था। क्यों रखता था? देखा जाए तो वह बलबन ईरानी बादशाहों का अपना आदर्श मानता था। इसी वजह से वह अपने साम्राज्य में या कह सकते हैं अपने संतान का उन्हीं के नामों को नामकरण करता था। अगला पॉइंट देखते हैं क्या। देखा जाए तो बलबन जो था अब सीनियरों को
अब सीनियरों को अपना अंगरक्षक अब सीनियरों को अपना अंगरक्षक बनाता था। अपना अंगरक्षक नियुक्त करता था। देखा जाए तो यू अब सीनियर कौन होते थे? अब सीनियर देखा जाए तो वर्तमान समय, जैसे देखा जाए तो इस समय जो बाउंसर होते थे, वैसे वर्तमान समय, उस समय की बात की जाए तो उस समय के जो होते थे वो काफ़ी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते थे और सुडौल बॉडी वाले होते थे। इसी वजह से बलबन उन्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त करता था। जो वर्तमान में कह सकते हैं कि बॉडी अब बाउंसर होते हैं, वो उस समय अब सीनियर थे, बलबन के शासनकाल में अब सीनियर होते थे, उन्हें नियुक्त करता था। अगला पॉइंट आपको बताया गया है। देखा जाए तो बलबन ने कुछ नियुक्तियां करती हैं। क्या करता है बलबन? अपने साम्राज्य में कुछ नियुक्तियां करता है या कुछ लोगों को अपने पदों पर, उनके पदों पर नियुक्त करते हुए। पद कौन से थे, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। देखा जाए तो जो दिल्ली का कोतवाल था, कहाँ का? दिल्ली का कोतवाल किसको नियुक्त होता है? दिल्ली का कोतवाल उसका दोस्त था। दिल्ली का कोतवाल, देखा जाए तो दिल्ली का जब कोतवाल को नियुक्त करता है कौन था? फखरुद्दीन। कौन थे? फखरुद्दीन जो थे, कौन थे? फखरुद्दीन को दिल्ली का कोतवाल नियुक्त करता है। ये फखरुद्दीन जो थे बलबन के मित्र थे। कौन थे? बलबन के मित्र थे। फखरुद्दीन दिल्ली का नया कोतवाल नियुक्त करता है, साथ ही साथ ये दिल्ली के जो नए कोतवाल नियुक्त होता है फखरुद्दीन भी बलबन के मित्र होते हैं। और देखा जाए एक नया विभाग की स्थापना करता है। कहाँ से? एक नया विभाग, कौन सा नया विभाग था ये देख लेते हैं। नए विभाग की स्थापना करते हैं। कौन सा था नया विभाग? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, क्या सब नए विभाग? दीवान ए अर्ज, इसको बारे में जान लेते हैं। दीवान ए अर्ज की बात की जाए तो ये सैन्य विभाग होता था। क्या होता है? देखा जाए तो जब भी आपकी किसी के अंत में अर्ज शब्द लिखा हो तो ये समझ लीजिए कि ये सैन्य विभाग ही होगा। सैन्य 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 विभाग या कहते हैं सैन्य से संबंधित ही रहेगा। आपका अगर जैसे कभी एग्जाम में आ जा रहा है तो ये आपको एक ट्रिक के रूप में याद रखिए। अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग से ही संबंधित होगा। देखा जाए तो इसको जो मंत्री नियुक्त किया जाता है, कौन किसको किया जाता है? आरिजे मामलिक नियुक्त किया जाता है। ये जो आरिजे मामलिक होता है, जो आरिजे मामलिक होता है, इसी को ही सैन्य मंत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैन्य मंत्री। देखा जाए तो नया विभाग स्थापित करता है, उस नए विभाग का नाम होता है दीवाने अर्ज होता है। दीवाने अर्ज होता है जो सैन्य विभाग से संबंधित होता है। और देखा तो है किसे नियुक्त करता है? आरिजे मामलिक को नियुक्त करता है, जो सैन्य मंत्री होता है। उस समय बलबन के शासनकाल में जो सैन्य मंत्री होता है कौन होता है? आरिजे मामलिकर। देखा जाए तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।